गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ध्वनि शीर्षक कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता की व्याख्या पढ़ने के पहले कविता की पृष्ठभूमि पर ध्यान देते हैं। निराला जी ने कविता क्यों लिखा या कविता की पृष्ठभूमि क्या है। तो निराला जी छायावाद के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। छायावाद के 4 कवियों में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा का नाम आता है। निराला जी इस दौर तक छंदबद्ध रचना किए करते थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे कवि थे जो कविता लिखते लेकिन छंदबद्ध ना होने से वो छप नहीं पाती थी, यानी सांचे में ना होने से छपने से वंचित रह जाते, तो वे कभी मायूस हो जाते थे। निराला जी ने उन कवियों की आवाज़ को पहचाना और उसको बुलंदी दी, उसको पहचान दी। और निराला जी ने हिंदी काव्य जगत को इनारा दिया, खुल गए छंद के बंध। छंद के बंधन को उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि अब हम छंदबद्ध रचना नहीं करेंगे, और उन कवियों का नेतृत्व किए जो छंदबद्ध रचना नहीं कर पा रहे थे। तो जब निराला जी ने स्वच्छंद कविता लिखना शुरू किया, तो जो उनके आलोचक थे, उनके साथी कवि थे, वो यह कहने लगे कि निराला के कवि जीवन का अंत हो गया। निराला जी की रचनाएं अब छपेंगी ही नहीं, क्योंकि उस दौर तक स्वच्छंद कविता प्रचलन में नहीं थी। किसी भी संपादक के पास छपाने के लिए लेके पहुंचते, संपादक ससम्मान के साथ उसे वापस कर देते। तो लोग ये कहने लगे कि अब निराला के कवि जीवन का समापन आ गया है, क्योंकि इनकी रचनाएं नहीं छप रही हैं। तो निराला जी ने अपने आलोचकों को जवाब देने के लिए अपनी अंतर्मन की आवाज़ को व्यक्त करने के लिए इस कविता का सहारा लिया और ये बताया कि अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं होगा। आप अंत कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अंत तब होता है जब सब कुछ मुरझाया हो, कुम्हलाया हो, या बिल्कुल सुप्तावस्था की ओर जा रहा हो, लेकिन अभी हमारे पास सब कुछ नया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि निराला जी ने अंतर्मन की आवाज़ को व्यक्त किया है, और जब अंतर्मन की आवाज़ या अंतरात्मा की आवाज़ बाहर आती है तब उसे रास्ता मिलता ही है, वह अपना रास्ता बना ही लेती है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। 2 अंडा लेते हैं, एक अंडे को गिरा दो, अंडा फूट जाएगा, या दबा दो हाथ से, अंडा फूट जाएगा। दूसरे अंडे को एक निश्चित तापमान पर या मुर्गी के पास रख दो, जहाँ उसे वो अपनी गर्मी दे करके सेएगी, और फिर उस अंडे से अंदर के बल से एक जीव बाहर आएगा। जब बाहर का बल लगा तो एक जिंदगी नष्ट हुई, अंतर के बल से एक जिंदगी बाहर आई। अंतर के बल को हमेशा रास्ता मिलता ही है। तो निराला जी ने अपने अंतर मन की आवाज़ को यहाँ व्यक्त किया है। कविता का नाम है ध्वनि। तो आज हम इसे 2 अनुवृत्ति में बांट करके पढ़ेंगे। इसकी पहली अनुवृत्ति है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमलगात, मैं ही अपना स्वप्न विदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। यह पद्यांश है कविता का।
अब इसे अनुवृत्ति के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके बाद हम इसके संदर्भ को लेंगे, क्योंकि व्याख्या में संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य भी आते हैं, तो इसे साथ साथ देखते चलेंगे। संदर्भ, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से कविवर निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता पाठ से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहा है कि यह अंत नहीं, ये तो हमारे स्वच्छंद कविता के नए जीवन की शुरुआत है। अब आएंगे अहम पहलू व्याख्या पर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा और ये मेरा अंत नहीं है। जो तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है वास्तव में अंत है नहीं। देखने का नज़रिया अपना थोड़ा सा बदल लीजिए। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। मेरे कवि रूपी जीवन में यह नया वसंत आया हुआ है। वसंत के आगमन पर जैसा कि हम सभी को पता है, पेड़ नए पत्ते लिए होते हैं, फूल खिले होते हैं, महक रहे होते हैं, फल कुछ पेड़ों में आ चुके होते हैं, नए फूल, नए फल, नए पत्ते, सब कुछ नयापन। तो नएपन की शुरुआत को अंत कैसे कहा जा सकता है? तो निराला ने यहाँ पर वसंत के माध्यम से स्वच्छंद कविता के नए युग की ओर इशारा किया है कि स्वच्छंद कविता का जो नया युग है, नया आंदोलन है, उसमें सब कुछ नया है। कवि नए हैं, कवियों के भाव विचार सब कुछ नए हैं। जब सब कुछ नया है तो आप इसे कैसे कह सकते हैं कि यह मेरा अंत होगा? हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गाल, हरे हरे पात, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गाल, मैं ही अपना स्वप्न विदुर कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है वसंत ऋतु के आगाज के साथ पत्ते नए हैं, कलियां कोमल, सब कुछ नए हैं। अब मैं अपने प्रयास से इन्हें, अपने कोमल असर से इन्हें जगाऊंगा, अपने प्रयासों से इन्हें जगाकर इनके वास्तविक रूप का एहसास कराकर इन्हें उस मनोहारी या मन को भाने वाली सुहावनी सुबह की ओर अग्रसर करूंगा, जहाँ से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इसके माध्यम से कवि कह रहा है हमारे साथ कार्य करने वाले कवि नए हैं, उनके भाव विचार नए हैं, केवल वे नए होने की वजह से अलझाए मुरझाए हैं। मैं अपने प्रयासों से उन्हें जगाऊंगा और उन्हें उनके पथ तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयास करूंगा। कोमल स्पर्शों के माध्यम से मैं उनकी सुप्तावस्था को दूर कर एक ऐसे सुहावनी सुबह का आगाज करूंगा, सुहावनी सुबह के पद तक पहुंचाऊंगा जहां से वे अनंत के मार्ग पर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी स्वच्छंद कविता का दौर अनंत काल तक चलता ही रहेगा। अब इसके अगले पद पर आएंगे, वो है काव्य सौंदर्य। पद्य खंड के अंतर्गत हम काव्य सौंदर्य को लिखते हैं, जिसमें रस, छंद, अलंकार, भाषा शैली इत्यादि का वर्णन होता है।
यहाँ पर हम केवल किसी एक पहलू बोलेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने खड़ी बोली के माध्यम से प्रतीक उपमानों का प्रयोग कर अपने अंतर्मन की आवाज़ को प्रस्तुत किया है। आएंगे दूसरी अनुवृत्ति पर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज से दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब यहाँ पर ये अनुवृत्ति दूसरी है, इसलिए संदर्भ प्रसंग को हम एक साथ कर सकते हैं, सप्रसंग व्याकरण ले सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भागवत से कविवर निराला द्वारा रचित ध्वनि शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन प्रसंग के अंतर्गत इन पंक्तियों में कवि ने अपने प्रयासों की चर्चा की है। व्याख्या के अंतर्गत पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, यहाँ पुष्प पुष्प शब्द प्रतीक के रूप में उन कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो स्वच्छंद रचना करने में बिल्कुल अलसाए थे, मुरझाए थे, बिल्कुल पद से भ्रमित हो गए थे, जिन्होंने नहीं लग रहा था कि उनका भी कार्य पूर्ण हो पाएगा। तो निराला जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा, तंद्रा आलस खींच करके उन्हें लालसा के लक्ष्य के प्रति लालसा भर दूंगा और अपने संघर्षों के प्रयास से, अपने संघर्षों रूपी अमृत से उनके नवजीवन को सिंचित कर उनके पथ को मैं प्रशस्त करूंगा और मैं उन्हें उस द्वार तक पहुंचा दूंगा जहां से वे अनंत की ओर प्रस्थान करेंगे। यानी स्वच्छंद कविता का दौर अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर आज देखें तो 1920 के बाद आज 2020 यानी 100 वर्षों तक स्वच्छंद कविता का दौर चला ही आ रहा है। निराला की बात चरितार्थ प्रतीत होती है। इसीलिए निराला ने कहा था कि अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत ये नहीं है, ये तो मेरी शुरुआत है, आप इसे अंत ना कहें। फिर से काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कवि ने प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कही है। धन्यवाद।